हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ वन पीस वीकली के वीडियो नंबर 8 में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों व्हाइट बियर्ड पायरेट्स इतने पावरफुल होने के बाद भी एस को बचा नहीं पाए। बाकी के सारे डिटेल्स को हम वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अब बिना और टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। हमें ऑलरेडी पता है कि व्हाइट बियर्ड पायरेट्स बहुत पावरफुल हैं। एक एक डिवीजन कमांडर इतना पावरफुल है कि वो मरीन्स से लेवल पर फाइट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम विस्टा को कंसीडर करें तो वो मीहॉक से फाइट कर पा रहा था। प्लस इतनी हेल्प मिली थी व्हाइट बियर्ड को फ्रॉम एक्स वॉरलॉर्ड्स, लूफी, ओड्स और बाकी के इम्पेल डाउन के वॉरियर से। फिर ऐसी कौन सी कमी रह गई कि ऑल फादर व्हाइट बियर्ड ने अपनी और एस की जान खो दी। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, लेकिन इन सब का जो मेन सेंटर पॉइंट था वो था सेंगोकू। ऑल्दो सेंगोकू गार्प इतना पावरफुल तो नहीं है, बट वो एक अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट है और इसीलिए गार्प उसके साथ पास्ट में टीम अप भी करता था। मरीन फोर्ट का स्टार्ट ही हुआ था एस को आइलैंड पर हॉस्टेज बना के। लेकिन एक मिनट के लिए जरा ये सोचो, सेंगोकू को तो पता ही था कि व्हाइट बियर्ड वहां पर आएगा, तो एस को सामने ही एक्सिक्यूट करने का क्या मतलब? मतलब है एस को प्लेटफॉर्म पर रखने से सेंगोकू ने ये मेक श्योर कर लिया था कि व्हाइट बियर्ड मरीन फोर्ट आइलैंड को तबाह ना कर पाए। व्हाइट बियर्ड इतने केपेबल थे कि वो इजिली मरीन फोर्ट को डुबा सकते थे, जिससे मोस्ट ऑफ द डेविल फ्रूट यूजर मरीन्स वहीं खत्म हो जाते, मगर इसके साथ एस की भी जान खतरे में आ जाती। इसीलिए सेंगोकू यहाँ पर व्हाइट बियर्ड के साथ इजिली खेल गया। व्हाइट बियर्ड को ये भी पता था कि अगर वो अकेले खुद ही एस को बचाने गए या उनका क्रू सिर्फ अकेले गया तो गिवन द पावर ऑफ मरीन्स वो सभी एस को कभी नहीं बचा पाते। इसीलिए उनके पास एक ही ऑप्शन था, क्रू के साथ वहाँ पर जाना। ये काम व्हाइट बियर्ड कभी नहीं करना चाहते थे। उन्हें हमेशा खुद से ज्यादा क्रू की चिंता रहती थी, लेकिन इस बार बात एस की थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी व्हाइट बियर्ड को ये करना पड़ा। व्हाइट बियर्ड की इसमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम थी वो थी उनकी बीमारी की वजह से वो उस पोटेंशियल पर नहीं फाइट कर पा रहे थे जैसे वो पहले रॉजर के टाइम पर किया करते थे। सेंगोकू को ये भी पता था कि व्हाइट बियर्ड और उनके क्रू सब एक साथ आएंगे फाइट करने को। आपने देखा होगा कि व्हाइट बियर्ड के शॉकवेव्स के बाद आओकेजी ने पूरा सी फ्रीज कर दिया था। आपको लगा होगा कि ये काम आओकेजी ने व्हाइट बियर्ड के शॉकवेव को रोकने के लिए किया था, बट यही काम एक्चुअली में सेंगोकू ने प्लान किया था। उसको पता था कि व्हाइट बियर्ड और उसके क्रू वहां पर आएंगे, जितना पास हो सके उतना पास आने का वो ट्राई करेंगे, और ऐसा होने पर आओकेजी को ये कमांड दिया गया होगा कि उसे सी को फ्रीज करना है, जिसकी वजह से व्हाइट बियर्ड की शिप्स वहीं पर फंस जाए और कोई भी बाहर ना जा पाए। और जब सभी मजबूर होकर फाइट करने शिप से नीचे आए तो अकाइनू सब मेल्ट करके व्हाइट बियर्ड के क्रू को डुबा दे, जिससे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, आप लोग अभी भी सोच रहे हैं कि चलो कुछ भी हो, एटलीस्ट व्हाइट बियर्ड का एक दमदार अटैक इनफ रहेगा मरीन्स को कुछ हद तक रोकने के लिए, बट ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लूफी ने व्हाइट बियर्ड को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि मरीन्स ने डिसाइडेड टाइम से पहले ही एस को मारने का प्लान बना लिया है। मेरे और आप जैसे लोग तो यही मान लेंगे कि एस का डेथ जल्दी प्लान हुआ है, लेकिन व्हाइट बियर्ड को सेंगोकू का एक्सपीरियंस ऑलरेडी था। व्हाइट बियर्ड ने अंदाजा लगाया था कि सेंगोकू इतनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो कि लूफी ने उसको बताई है जानबूझकर लीक किया ताकि व्हाइट बियर्ड एंड पायरेट्स पैनिक में आकर अटैक करें और सेंगोकू एक साथ व्हाइट बियर्ड का बवाली खत्म कर दे। ठीक यही वजह भी थी कि व्हाइट बियर्ड खुद बैटलफील्ड में उतर नहीं रहे थे। ऑनेस्टली बताऊं तो मरीन फोर्ट वॉर में हर पॉइंट पर मैं यही सोच रहा था कि व्हाइट बियर्ड नीचे क्यों नहीं आ रहे। उनके लिए सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा और अगर एस डूब भी जाता है तो फिशमैन उसको रेस्क्यू कर लेंगे, बट सेंगोकू की प्लानिंग की वजह से ही व्हाइट बियर्ड पीछे हट रहे थे। उन्हें पता था कि अगर वो नीचे आए तो चीजें सेंगोकू के हिसाब से आगे बढ़ने लगेंगी। व्हाइट बियर्ड का प्लान इनिशियली यही था कि मार्को फिनिक्स फॉर्म में उड़ कर जाएगा और एस को वहां से रेस्क्यू कर लेगा, क्योंकि फिनिक्स फॉर्म में ना तो उसे डैमेज होगा और ना ही एस को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मार्को उसे तुरंत हील कर पाएगा। लेकिन सेंगोकू ने इसका भी तोड़ निकाल रखा था। गार्प, हीरो ऑफ द मरीन्स, जस्ट एस के बगल में था ताकि कोई भी एस की हेल्प ना कर पाए। नेक्स्ट फैक्टर जो था वो था व्हाइट बियर्ड का फाइट ना ज्वाइन करना। देखो, व्हाइट बियर्ड का फाइट ज्वाइन करना या ना करना, इन दोनों सिचुएशन को सेंगोकू ने प्लान कर लिया था। व्हाइट बियर्ड के नीचे ना आने पर उनके कुछ क्रूमेट्स को उन्हीं पर डाउट होने लगा था कि वो अपनी जान बचा रहे हैं जबकि उनके साथ ही फील्ड पर मर रहे हैं। इसी डाउट का यूज करके स्क्वाड को एडमिरल ने चूतिया बनाकर व्हाइट बियर्ड को डैमेज करवा दिया। ऑल्दो व्हाइट बियर्ड का यही कहना था कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा उस अटैक से, लेकिन ये सिर्फ ऊपरी बातें हैं। व्हाइट बियर्ड की हालत ऑलरेडी बहुत खराब थी और ये स्वॉर्ड के आर पार होने से सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी। प्लस उनके क्रू का मोरल भी टूट गया था जब उनके खुद के अपने ने ऐसा कर दिया। यहाँ पर सेंगोकू फिजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल दोनों पर खेल गया। अब व्हाइट बियर्ड के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्हें खुद बैटलफील्ड पर उतरना पड़ा, जो वो कभी भी करना नहीं चाहते थे बट करना पड़ा, जिसकी वजह से सेंगोकू का मेन प्लान अब स्टार्ट हो गया। प्लान का फर्स्ट स्टेप था सभी व्हाइट बियर्ड के शिप्स को डिस्ट्रॉय करना। ये काम पहले इम्पॉसिबल था क्योंकि वहाँ पर व्हाइट बियर्ड उन शिप्स को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन अब जब वहाँ पर कोई भी नहीं था तो अकाइनो ने सबसे पहले उनके शिप्स को खत्म कर दिया। तो वहाँ से बचकर भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। बस अब क्या था, सेंगोकू ने अपने वॉल्स को एक्टिवेट कर दिया, जिससे सभी पायरेट्स उस फ्रोजन सी पर ही रह गए। इन वॉल्स को एक्चुअली में व्हाइट बियर्ड भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे थे। अकाइनो ने फिर लावा ब्लास्ट से सी को पिघलाना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्रू मेंबर्स को और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। अच्छा, आप
सोच रहे होंगे कि व्हाइट बियर्ड उस वॉल को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर पा रहे थे, तो इसका रीजन था खुद उनका डेविल फ्रूट गुरा गुरानोमी की यही कमजोरी थी कि आप उसको फुल पोटेंशियल पर कभी यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर यहाँ पर व्हाइट बियर्ड इस फ्रूट का पूरा यूज करते तो अकाइनो के पिघलाने से कम उनके क्रू मेंबर्स उन्हीं के शॉकवेव से ही मर जाते। बिल्कुल यही काम सेंगोकू भी कर रहा था। सभी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स ओर्स के बने हुए रास्ते से अंदर जा रहे थे और इन्हीं का यूज करके सेंगोकू बचा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि व्हाइट बियर्ड अपना अटैक अपने क्रू मेंबर्स के सामने नहीं कर पाएंगे। इतना जानने के बाद ही व्हाइट बियर्ड ने सबसे पीछे हटने को कहा और खुद ही आगे फाइट करने चले गए। यहाँ पर सेंगोकू का प्लान दोबारा सक्सेस हुआ, क्योंकि उसे पता था कि अभी नहीं तो कभी ना कभी व्हाइट बियर्ड जरूर फाइट को ज्वाइन करेगा। और जैसे ही वो फ्रंट लाइन पर आया, पूरा का पूरा मरीन फोर्स सीधे व्हाइट बियर्ड को गियर में लेगा। लेकिन फिर भी व्हाइट बियर्ड आगे बढ़े और तभी हमें व्हाइट बियर्ड का पूरा पोटेंशियल देखने को मिला, जब उन्होंने अकेले ही कई सारे वाइस एडमिरल्स को डिफीट कर दिया, वो भी सिर्फ सिंगल पंच में। अब वाइस एडमिरल के डिफीट होने की वजह से नेवी के पास और कोई चॉइस नहीं थी अदर देन सेंडिंग एडमिरल्स टू द फाइट। और जब तक एडमिरल्स फाइट करेंगे व्हाइट बियर्ड से, तभी वो लोग इसको एक्सिक्यूट कर देंगे। बैड लक इतना खराब था कि व्हाइट बियर्ड की तबीयत भी खराब होने लगी और इतने स्ट्रेन की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगी थी। व्हाइट बियर्ड उस समय पर जो भी कर रहे थे वो करने के लिए पूरे वन पीस में किसी के पास भी दम नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद अफोर्ड करते हैं। लकीली उसी टाइम लूफी ने भी अपना कॉन्करर हाकी अनलॉक कर लिया था। उसने कई सारे वाइस एडमिरल्स को नॉकआउट कर दिया और एस को भी एक्सिक्यूट होने से बचा लिया। व्हाइट बियर्ड को पता था कि इतने बुरी हालत में वो एस को बचा नहीं पाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने अपना दाव लूफी पर लगा दिया और अपने पूरे क्रू को लूफी की हेल्प करने को बोल दिया। यहाँ पर ये चीज भी देखने वाली है कि इतने बुरी हालत में होने के बाद भी किजारू व्हाइट बियर्ड के आगे नहीं जा पा रहा था। नाउ दैट इज द पावर ऑफ अ योंको। फास्ट फॉरवर्ड लूफी ने एस को छुड़ा लिया और सभी पायरेट्स खुश हो गए थे। उनका मोटिवेशन बूस्ट हो गया और एडमिरल्स कुछ भी नहीं कर पाए। व्हाइट बियर्ड का लूफी पर दाव खेलना फाइनली वर्थ इट साबित हो गया। लेकिन किस्मत का कुछ और ही प्लान था और अकाइनो ने एस को गुस्सा दिला दिया और लूफी को बचाने के चक्कर में बेचारे एस को अपनी जान देनी पड़ी। आपको लगे कि मरीन सक्सेसफुल हो गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एस का एक्सिक्यूशन पब्लिक होना था, ना कि एस का मर्डर जो कि अकाइनो ने कर दिया था। नेक्स्ट अप सेंगोकू का प्लान भी यही था कि एस का यूज करके वो व्हाइट बियर्ड को भी वहीं पर खत्म कर दे, लेकिन वो प्लान भी फेल हुआ, तो टेक्निकली मरीन्स भी हार ही गए थे। नेक्स्ट अप हमने देखा था कि एक्चुअली में व्हाइट बियर्ड कितने स्ट्रॉन्ग थे। ओल्ड बॉडी, चेस्ट में 2 बड़े छेद और आधा सर गायब होने के बाद भी व्हाइट बियर्ड वाज स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो अकाइनो को डिफीट कर पाए और आइलैंड को किलोमीटर्स में स्प्लिट कर दे। खैर इसके बाद अब बेस्ट ऑप्शन यही था कि व्हाइट बियर्ड सेफली वापस न्यू वर्ल्ड में आ पाए। बट देन एंटर ब्लैक बियर्ड पायरेट्स। ब्लैक बियर्ड का अपीयर होना सबसे बेकार बात थी मरीन फोर्ड वॉर में। उस टाइम पर वहां पर किसी के पास भी इतना पोटेंशियल नहीं था कि एक और पायरेट ग्रुप से फाइट कर पाए, जहां पर इतने सारे स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल्स फ्रॉम इम्पेल डाउन भी हों। बट स्टिल व्हाइट बियर्ड वाज व्हाइट बियर्ड। उन्होंने अपनी फैमिली को वापस जाने को बोला और खुद ही ब्लैक बियर्ड से भिड़ गए। मौत के घड़ी में भी उन्होंने ऑलमोस्ट ब्लैक बियर्ड को खत्म कर दिया था, बट बुज़दिल ब्लैक बियर्ड ने पूरे क्रू की हेल्प से व्हाइट बियर्ड को ही मार डाला। एंड इवन देन व्हाइट बियर्ड वहीं खड़े थे और वैसे ही खड़े खड़े मर गए, एक बार भी नीचे नहीं गिरे। ओवरऑल अगर मैं आपको सम अप करूं तो व्हाइट बियर्ड की तबीयत ऑलरेडी बहुत खराब थी। एस के हॉस्टेज होने की वजह से गुरा गुरानोमी का यूज सही से नहीं हो पाया। सेंगोकू की प्लानिंग तो सॉलिड थी, प्लस उसने खुद व्हाइट बियर्ड के क्रूमेट को चूतिया बना दिया और उसने व्हाइट बियर्ड को भी वही चॉइसेस दी जिससे व्हाइट बियर्ड को खुद मौत के मुंह में जाना पड़े। व्हाइट बियर्ड का बैटलफील्ड ज्वाइन करना ये इशारा था कि हम ये वॉर हारने वाले हैं। फिर भी व्हाइट बियर्ड वाज पावरफुल और ये हमने एनिमे में देखा। उन्होंने सब कुछ खुद सर पर लिया इन ऑर्डर टू सेव हिज फैमिली, बट स्टिल वो लोग इसको बचा नहीं पाए। इधर दूसरी तरफ मरीन्स का प्लान था व्हाइट बियर्ड को मारना, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि व्हाइट बियर्ड को एक्चुअल में ब्लैक बियर्ड ने मार डाला, जिसकी वजह से व्हाइट बियर्ड तो चले गए लेकिन ब्लैक बियर्ड का नाम भी इक्वली फेमस हो गया। तो टेक्निकली मरीन्स भी यहाँ पर फेल हो गए क्योंकि उन्होंने भले ही एक योंको को खत्म कर दिया पर दूसरा उनकी जगह लेने के लिए आ गया। यानी कि दोनों साइड्स को इस वॉर में कोई भी फायदा नहीं हुआ। एंड आप किसी को भी सपोर्ट करें, हम टेक्निकली इस वॉर को हार गए थे। इस पूरे वॉर में सिर्फ फायदा हुआ ब्लैक बियर्ड का। उसे स्ट्रॉन्ग क्रू के साथ साथ स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट भी मिल गई और अब व्हाइट बियर्ड को रास्ते से हटाकर ऐसा कोई भी नहीं है जो ब्लैक बियर्ड को डिफीट कर पाए। वेल एक्सेप्ट सैंक्स। इस बारे में हम कभी और बात करेंगे। सो गाइस, इस पूरे वीडियो में मैंने आपको हर वो कमी बता दी जिसकी वजह से हम मरीन फोर्ड वॉर हार गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये समराइज्ड वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना क्योंकि वीडियो में बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आपको मरीन फोर्ड वॉर में एक्चुअली कितना मजा आया था। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो वन पीस के फैंस हैं और सिर्फ उन्हीं के साथ करना, वरना बाकियों को स्पॉयलर्स हो जाएगा। मुझसे बात करने के लिए आप डिस्कॉर्ड पर मुझसे बात करने के लिए या डिस्कशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड पर तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि रिसेंटली हम वहाँ पर लाइव स्ट्रीम्स भी करने लगे और साथ में एनीमे देखते हैं जिसमें काफी ज्यादा मजा आता है। डिस्कशन एंड पॉडकास्ट एवरीथिंग हम डिस्कॉर्ड पर करते हैं, तो प्लीज आप लोग मुझे वहां पर ज्वाइन कर लेना। ऐसे और भी कई सारे मस्त वन पीस कंटेंट को एंजॉय करने के लिए, वो भी वीकली बेसिस पे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये वन पीस की वीडियो पसंद है तो हमारी और भी कई सारी वन पीस की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।